हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। माय नेम इज इंजीनियर प्रथमेश अग्रवाल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, मेंटर, दोस्त बोलो, भाई बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि मेरा तो अल्टीमेट गोल ये है कि आपको केमिस्ट्री की फील कराना है। आपके पढ़ाई में, सब्जेक्ट में, कहीं में भी केमिस्ट्री का रोल है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ठीक है, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, केमिस्ट्री का अगर रोल है, ठीक है, तो केमिस्ट्री यार नहीं समझ में आती, क्योंकि केमिस्ट्री आगे चल के बहुत वास्ट हो जाती है। तो उसके लिए यार बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एनायन क्या है, कैटायन क्या है, ठीक है, वैलेंस शेल क्या है, और तमाम तरीके की बातें ऐसी और रहती हैं। उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, यही नहीं बच्चे समझ पाते, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, केमिस्ट्री में इतने ढेर सारे फॉर्मूला है, लेकिन आपको कुछ सेकेंड्स में आपको फॉर्मूला बनाना सिखा देंगे, ठीक। उसके बाद यूनिट कन्वर्जन में बहुत दिक्कत होती है कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, किसको किस में करना है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें उसमें बहुत ज्यादा यूनिट कन्वर्जन है, तो कुछ यूनिट कन्वर्जन के बारे में ये बात करेंगे जो कि हमारी पूरी केमिस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, आगे चल के। तो एकदम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9th का हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मैटर है, ठीक। तो बेसिक को भी यार जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यार ये मेरी गारंटी है कि अगर आप को केमिस्ट्री से मतलब नहीं याद होता है, नहीं समझ में आता है, तो मेरी गारंटी है भाई कि केमिस्ट्री आपको समझ में भी आएगी, आपको फील भी आएगा और आपका नंबर भी आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है। स्पेशली बात करें जेई और नीट की, तो इसमें मार्क्स आपको दिलाता भी है पूरा का पूरा, ठीक। आप 15 मिनट में पूरी नीट की केमिस्ट्री कर सकते हैं, आधे घंटे में आप जेई की केमिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक। और ये कम टाइम में आपको ज्यादा आउटपुट देता है, प्लस आपकी रैंक को भी इंप्रूव करता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको बढ़िया से फील करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आज का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का सीरीज है उसको शुरू करते हैं, ठीक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अब इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में, क्योंकि एटम, मॉलिक्यूल, आयन का ही पूरा हमारा केमिस्ट्री का रोल है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि मैटर क्या होता है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक। तो उसी में हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, उसमें पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि पार्टिकल जो होता है वो सबसे छोटा होता है, मैटर का हिस्सा। पार्टिकल को हमने कहा कि भैया 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, या फिर आयंस होता है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और आयन क्या है, ठीक। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एटम के बारे में कि व्हाट इज एटम, ठीक। एटम हमारा क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इसका खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन जी ने। तो इसमें हम लिखेंगे एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये सब्सटेंस लिख लें सबसे बढ़िया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। जब खोज की थी एटम की तब कहा गया कि फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अब आज की डेट में तो हमको पता है कि एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसको सब एटॉमिक सब्सटेंस which cannot be further divided, ठीक। फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। जब एटम की खोज की थी ऐसा ये बताया गया, और इसको खोज किसने की थी? इसकी खोज भैया जॉन डाल्टन जी ने की थी। जॉनी डाल्टन चाचा, डाल्टन चाचा जी ने खोज की थी। बताया गया कि एटम हर सब्सटेंस का वो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, या मतलब मैटर के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्टिकल बोलते हैं, और सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग एटम से बोलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, वही सेम चीज है सब चीज, ठीक। एटम हमारा जो होता है, हमारा स्फेरिकल होता है, ये ध्यान रखेंगे। एटम इज स्फेरिकल, ठीक। स्फेरिकल होता है, बहुत छोटा सा बॉल नुमा, स्फेरिकल। अब चूंकि ये स्फेरिकल है तो इसकी कुछ रेडियस होगी, स्फीयर की रेडियस होती है, उसका एक वॉल्यूम होता है 4/3πr³, ठीक। तो उसकी वॉल्यूम हम लोग मेजर करते हैं। तो हम लोग जनरली जो उसका साइज मेजर करते हैं, एटम का साइज मेजर्ड इन
एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं या फिर नैनोमीटर में करते हैं। नैनो में सपना, सपनों में मीटर, ठीक। नैनोमीटर स्मॉल एन और स्मॉल एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगस्ट्रॉम्स में करते हैं क्योंकि इतना ज्यादा छोटा होता है, इतना ज्यादा छोटा होता है, और मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में तो मेजर करेंगे नहीं, इसलिए हम लोग एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। तो हमारा जो एक एंगस्ट्रॉम होता है वो कितना होता है पता है? 1 एंगस्ट्रॉम हमारा होता है 1/10⁻10 मीटर के बराबर, ठीक। मतलब हम 1 मीटर एक लेंथ लें और उसको 10⁻10 से डिवाइड कर दें, तो वो जो छोटा सा हिस्सा आएगा वो होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो इसको हम लोग, अगर ये पावर ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है? 10⁻−10 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा मीटर। तो ये हमारा होता है 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू। और वैसे ही 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर हमारा होता है 10⁻−9 मीटर, ठीक। 10⁻−9 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर को हम अगर 1 बिलियन बार यानी कि 10⁻9 से डिवाइड करते हैं, उतना जो हिस्सा छोटा सा आएगा वो होगा 1 नैनोमीटर। तो सोच सकते हैं कि भैया एटम बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, इसमें थोड़ा सा पता नहीं, जो भी कहते हैं। तो एटम जो है हमारा सबसे छोटा पार्टिकल होता है, या फिर कह सकते हैं कि छोटा सबसे पार्टिकल है उस सब्सटेंस का जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसकी खोज जॉन डाल्टन जी ने की थी। और स्फेरिकल होता है नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में, इसको वो करते हैं, ठीक। तो हमारे एटम के कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। क्या होता है कि जैसे सोडियम है, ठीक। सोडियम क्या है? ये एक एटम है क्योंकि सिंगल अपना फ्री स्टेट में अपना घूम टहल रहा है। हीलियम क्या है? हीलियम He से रिप्रेजेंट करती है, क्या? ये भी एक एटम है, ठीक। आयरन क्या है? Fe, ये भी एक एटम है। Hg मरकरी, ये क्या है? ये भी एक एटम है। जिंक, ये भी एक एटम है, ठीक। तो ये जो ऐसे इस टाइप से हम लिखते हैं, ये हमारे होते हैं एटम, सिंगल सिंगल फॉर्मेट में लिखा है। अगर हम लिख दें H2, ठीक, तो ये एटम नहीं है, ये तो मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। H2 अभी बात करते हैं आगे। अगर यही हम अगर H लिख दें, सिर्फ H, तो ये हमारा एटम हो गया, ठीक। एग्जिस्ट ऐसे करता है। तो हम एटम को ये भी कहा जाता है कि एटम में भी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही ऑक्सीजन जो होता है O, वो है तो एटम ये, लेकिन ऑक्सीजन जो है ऐसे एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में, ठीक। तो एटम के बारे में इतना चीज लिख लीजिए, फिर मॉलिक्यूल के आगे बढ़ते हैं भैया। हम लोग मॉलिक्यूल को समझेंगे। मॉलिक्यूल क्या है? तो मॉलिक्यूल कुछ नहीं, जैसे एटम क्या होता है, वो सिंगल सिंगल अपना रहता है, जिंदगी जी रहा है। मॉलिक्यूल वैसे होता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम मिल जाते हैं तो वो होता है हमारा मॉलिक्यूल, ठीक। इसमें भी हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूल क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा एटम मिल जाए तो हमारा मॉलिक्यूल है, सीधी सी बात है, ठीक। अब जैसे H2 क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है। O2 क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है। H2O पानी, ये क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है। NH3 अमोनिया, ये भी क्या है? ये भी मॉलिक्यूल है। CH4, ये भी क्या है? ये भी मॉलिक्यूल है। क्योंकि इसमें देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है, ये छोटा सा जो दिखा रहा है इसको एटोमिसिटी कहते हैं, कि ऑक्सीजन के 2 एटम इसमें हैं, ठीक। हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम है। इसकी बात करें H2O, तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक। तो ये एटम है, सिंगल सिंगल हम काउंट करते हैं तो उसको एटम कहेंगे। NH3 यानी कि अमोनिया, तो नाइट्रोजन का 1 एटम हुआ और हाइड्रोजन के इसमें 3 एटम है, तो ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। और इसको मीथेन कहते हैं। CH4 कार्बन का 1 एटम, 4 और हाइड्रोजन के 4 एटम। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। मान लो NaCl है, सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट, इसमें ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक, क्योंकि इसमें एक सोडियम का एटम है, क्लोरीन का एटम है, ठीक। तो मॉलिक्यूल का मतलब समझिए कि 1 से ज्यादा एटम हो तो वो हमारा मॉलिक्यूल हो जाता है, और एक सिंगल एटम होता है तो वो एटम ही होता है यार। तो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। एक होता है भैया हमारे पास होमो, होमो, थोड़ा बड़ा लिखें क्या? थोड़ा बड़ा लिखते हैं, होमो एटॉमिक, ठीक। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है एक ही टाइप का एटम अगर प्रेजेंट है। होमो मतलब क्या? सेम, एटॉमिक मतलब एटम, सेम एटम, सेम एटम, ठीक। तो सेम टाइप के एटम प्रेजेंट हो, सेम एटम प्रेजेंट हो, बस, तो ये होमो एटॉमिक हो गया। जैसे कि
हमारा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन। इसमें क्या है? दो मतलब ऑक्सीजन के दो एटम है तो दोनों ऑक्सीजन सेम ही है। अब कहें कि ओजोन हो गया O3, ठीक, ये भी सेम है। अब हम बात करें अगर Cl2 क्लोरीन, ये भी सेम है। अगर हम बात करें फास्फोरस P4, ये भी सेम है। सल्फर की बात करें, सल्फर में 8, मतलब सल्फर के जो 8 एटम वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में मतलब जुड़े रहते हैं, तो एग्जिस्ट हमारे S8 के फॉर्म में करते हैं, ठीक। तो ये हमारे क्या है? होमो एटॉमिक है, क्योंकि सेम एटम है। इसमें चारों फास्फोरस, चारों सल्फर, दो क्लोरीन, ठीक। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मान लो यार N2 होता है, नाइट्रोजन गैस हमारे जैसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो N2 के रूप में होती है, ठीक। तो ये हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मतलब क्या हुआ? डिफरेंट। हेट्रो एटॉमिक, ठीक। हेट्रोटॉमिक, होमो एटॉमिक, होमो हेट्रो से तो याद आ रहा होगा कुछ, हम लोग ने सोल्यूशन में देखा था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या था कि एक जैसा कंपोजिशन हो, सेम कंपोजिशन हो। हेट्रोजीनियस मतलब क्या था? हम लोग ने देखा था डिफरेंट कंपोजिशन हो, ठीक। तो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हुआ कि डिफरेंट एटम से मिलकर बनाया, बस खत्म। डिफरेंट एटम हो, ठीक, डिफरेंट एटम हो, तो डिफरेंट एटम होने चाहिए। अब थोड़ा सा इसको आगे करके आपसे कहें भैया मान लो NaCl है, ठीक। ये क्या है? ये हमारा है नमक, इसमें सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। ये हमारा हेट्रो है क्योंकि दोनों अलग अलग है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, ये भी हमारा हेट्रो है, दोनों अलग अलग है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी हमारा अलग अलग है। इसमें ऑक्सीजन के दो एटम, सल्फर का एक एटम। इसमें बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम। ऐसे और भी अनगिनत एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो CH4 है, मीथेन है, ठीक। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम बात पूछते हैं यार, एक चीज जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ी थी वो ये था कि हम लोगों ने प्योर जो सब्सटेंस था, ठीक, हम लोगों ने उसको क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो हमने कहा था भैया एलिमेंट जो वो होता है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, ठीक। तो एक टाइप का एटम प्रेजेंट हो तो वो तो एटम तो हो सकता है, मानते हैं। तो हम उसमें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी तो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है। तो इसमें आप ये बताइए कि भैया इसमें कंपाउंड कौन सा है? ये कंपाउंड है कि ये कंपाउंड है? या फिर एलिमेंट कौन सा? ये है ये। तो हमको सर ये पता है, हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि सेम टाइप का अगर एटम प्रेजेंट होता है इसको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए? एलिमेंट हो गए, एलिमेंट्स, ठीक। और जब डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? कंपाउंड्स। इसमें हम लिख देंगे ये कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स। तो लास्ट लेक्चर से सब रिलेटेड है, आगे ऐसे ही ट्रेन चलती जाएगी, ठीक। तो हमने एटम्स और मॉलिक्यूल समझा कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एंटिटी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उस सब्सटेंस का जो उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम सिंगल सिंगल ऐसे रहता है, Zn ये है, ठीक है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है। मॉलिक्यूल क्या है कि जब दो और दो से ज्यादा एटम्स मिल जाते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल होता है। जब सेम टाइप के एटम मिलेंगे तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जब डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वो हमारा होता है हेट्रो एटॉमिक, ठीक। होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना है। और हेट्रो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है उनको हम कंपाउंड कहते हैं। अभी हम कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड में और आयनिक कंपाउंड में। तो यहां तक भैया कर लो नोट। बढ़ने से पहले कुछ कुछ हैप्पी केमिकल्स हैं उनके बारे में कुछ बताइए कि भैया हमारे पास मान लो यार Al2O3 है, डाई एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। सर इसमें दो टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये हेट्रो एटॉमिक तो है, हेट्रो एटॉमिक है, ठीक है। हेट्रो मतलब डिफरेंट और एटॉमिक, ये क्या है? हेट्रो एटॉमिक क्या है? मॉलिक्यूल, ठीक। ये तो अभी हम पढ़े हैं। अब बताएंगे कि सर ये एलिमेंट है, कंपाउंड है। तो हमने कहा कि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है वो हमेशा कंपाउंड होता है। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड, ठीक। और ये कंपाउंड कौन सा है?
आयनिक है कि कोवेलेंट है वो सब हम बाद में बात करते हैं। वैसे तो ये आयनिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेटल और नॉन मेटल जब जोड़ते हैं तो हमारे आयनिक कंपाउंड मतलब बनते हैं। तो एल्युमिनियम हमारा मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल के बारे में भी चर्चा पिछले लेक्चर में हो चुकी है। तो Al2O3 हो गया। मान लेते हैं कुछ और। PCl5, ठीक। इसमें भी देखो फास्फोरस है, क्लोरीन है, ये भी सर हेट्रोएटॉमिक है, ठीक। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये कंपाउंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, PBr5 भी हो सकता है। तो ऐसे हमारे और भी कंपाउंड हो सकते हैं। हम मान लेते हैं एक I2, ठीक। ये है हमारा I2। I2 क्या है? आयोडीन। इसमें सर एक ही टाइप का एटम है। इसमें क्या है? एक ही टाइप का एटम है। दो एटम है लेकिन एक ही टाइप के हैं, आयोडीन आयोडीन। तो ये हमारा हो जाएगा सर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इतना तो हम सर समझते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब बताएंगे कि ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है सर ये एलिमेंट। क्यों? क्योंकि एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होता है और हमने सीखा है कि एलिमेंट उसको कहते हैं जिसमें एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट हो। इसमें हम लिख देंगे कि ये एलिमेंट है, ठीक है। हाँ जी। अब मान लो यार सोडियम, सोडियम छोड़ो, गोल्ड वोल्ड लो यार। मोदी जी ने मना किया है गोल्ड खरीदने से, तो हम लोग गोल्ड लेते हैं, ठीक। तो गोल्ड क्या है? गोल्ड देखो यार सिंगल है, ठीक। सिंगल है मतलब क्या है? ये एटम है, ठीक। अब ये बताओ एटम है, अब ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है? हमने क्या कहा? एटम सिंगल दे, एक ही टाइप का एटम है तो वो हमारा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया एलिमेंट, ठीक। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। हमारा मान लो यार ये है अमोनियम क्लोराइड, ठीक। इसमें हम देखेंगे सर नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन भी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। आओ देखो ना ताओ, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल लगाओ, आओ हेट्रो एटॉमिक, रुको इसको, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक। अब ये सर कंपाउंड है कि एलिमेंट? सर ये तो कंपाउंड है, क्योंकि आपने यही बताया है कि सर ये कंपाउंड होता है, ठीक है। अब ये कौन सा कंपाउंड है? ये भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक। NH4 प्लस और Cl माइनस। इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड का, वो सब हम देखेंगे। सब बेसिक्स की सीरीज में सब कवर होगा, कन्वर्ट कह रहे हैं ठीक है। तो इसको यार नोट कर लो, और अगर आपका कोई एग्जांपल हो, आपको क्वेरी हो, तो आप कमेंट डाउन करिएगा, हम बताएंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो भैया अब एटम को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि एटम जो हमारा होता है स्फेरिकल शेप का होता है, ये सर समझ गए, ठीक। तो एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, वो जॉन डल्टन जी ने कहा था, लेकिन अब एटम फर्दर डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, और इवन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन, ये भी क्वार्क्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि सर जो हमारा स्फेरिकल है, स्फेयर है एटम, तो उस स्फेयर का एक सेंटर होता है। हम जानते हैं स्फेयर का सेंटर होता है, तो समझेंगे, इमेजिन करेंगे कि स्फेयर के सेंटर पे एक छोटी सी बॉल रखी हुई है। उस छोटी बॉल को हमने ऐसे रेड से दिखाया हुआ है, ठीक। तो इसको कहते हैं भैया हम न्यूक्लियस, ठीक है। तो एटम का सेंटर में उसकी छोटी बॉल है, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसे रस्सी जैसा, एक गोल रस्सी छोटी, ठीक, उससे बड़ी एक गोल रस्सी दूसरी है, फिर तीसरी एक रिंग ऐसे और है, चौथी एक रिंग ऐसे और है, ठीक। ये रिंग है, ये 2D शेप में है, 3D नहीं है। तो जैसे होता है हमारा प्लेनेटरी मोशन होता है ना, सन होता है और अपने जो प्लैनेट्स होते हैं दे आर रोटेटिंग अराउंड द सन। तो सिमिलरली लाइक दैट इन बिटवीन वी हैव न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट में शेल में घूमते रहते हैं। तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या है? सेंटर ऑफ द एटम प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है हमारा? चक्कर काटता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड
न्यूक्लियस, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करता है कंटिन्यूअसली ऑर्बिट्स में। ये जो है इसको हम कहते हैं शेल कहते हैं, ठीक है, या और ऑर्बिट कहते हैं। हम क्या कहते हैं ये ध्यान रखेंगे। जैसे शेल कहते हैं, जैसे ये जो शेल, ये शेल है, ये भी शेल है, ये भी शेल है, सब शेल है। अब सब शेल है तो यार हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा क्या है। तो हमारी जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस को हम रेड से बना देते हैं, बढ़िया लगे गोल गोल। तो ये हमारा हो गया, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके जो जस्ट न्यूक्लियस से जो जस्ट नेक्स्ट शेल होता है, ये होता है हमारा के शेल। इसको हम कहते हैं के शेल, या फिर हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं n इक्वल्स टू 1, ठीक। हमारा इसके जो बाद होता है इसको हम कहते हैं एल शेल। इसके जो जस्ट बाद होता है इसको हम कहते हैं एम शेल। ये पूरा होगा कंप्लीट, हम सिर्फ पोर्शन बनाए हैं मेरे को यार ये क्या बना रहे हैं। तो के है, एल है, एम है, ठीक। इसके और जस्ट आगे होगा वो होगा हमारा एन शेल। तो ये और ऐसे ही आगे चलता जाएगा, जितने जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन होगा उस हिसाब से हम शेल को शो करते हैं, ठीक है। सत्य बात हम समझ गए मोटा मोटा कि एक स्फेरिकल एटम है, उसके सेंटर पे हमारा एक छोटा स्फीयर है जो कि न्यूक्लियस है। उस छोटे स्फीयर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है रोटेट करते रहते हैं, और जो जिस पे वो रोटेट कर रहे हैं उसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं या फिर शेल कह सकते हैं। शेल के भैया नाम है के एल एम एन एंड सो ऑन। क्वेश्चन होता है सर के एल एम एन ही क्यों रखा गया, तो इसकी भी थ्योरी है लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। तो के एल एम एन हमारा नाम रख दिया गया कि भैया ऐसा ऐसा है कुछ कुछ। तो हमारा जो एकदम आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल का क्या मतलब है कि हमने मान लो यार हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे गए, बाकी फिर ये नहीं रहेगा, इसको हम शो नहीं करते, फिर हम इसको कहेंगे कि हमारा आउटर मोस्ट शेल है, ठीक। तो आउटर मोस्ट शेल या कहो वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। शेल मतलब आप समझ गए, शेल मतलब क्या है, शेल भी कह सकते हैं फिर ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कट्टम लगा के ये दिखाते हैं, ये वाला है हमारा। यहाँ पे हमने 4 बनाया है, तो चौथा वाला जो है ये हमारा है आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल से जस्ट पहले जो होता है उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या कहते हैं, तो ये याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा भैया ये बताओ वैलेंस शेल में तो इतने इलेक्ट्रॉन है, पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। तो हमको ये पता होना चाहिए पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या है, ठीक। तो हमारा क्या है, पेनल्टी मेट शेल लिख दे, ऑर्बिट लिख दे, घर बनाना नहीं भैया, ठीक है। तो पेनल्टीमेट शेल कौन सा हमारा हो गया, एम वाला, ठीक है, एम वाला। इसमें एम वाला है एम को नाम नहीं, एम इसमें एम वाला है इन दिस केस। एम भी हो सकता है, एल भी हो सकता है और के भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इसमें वैलेंस शेल भी इसमें कौन सा है, हमारा है एन वाला वैलेंस शेल। और अब इसकी इलेक्ट्रॉन की कैसे फिलिंग होती है ये हम आगे देखेंगे। तो हमको अब लग रहा है कि आपको बेसिक एटम का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, कि न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। इसको भैया नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो कैसे और मतलब क्या लिखते हैं, ठीक है। तो यार एलिमेंट के सिंबल लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम यार हाइड्रोजन ऑक्सीजन इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो साइंटिस्टों ने सोचा कि इतना बड़ा लिखने से अच्छा शॉर्टकट ढूंढते हैं और कुछ कुछ करके लिखते हैं। तो पहले तो कुछ कुछ डिजाइन बनाते थे, ठीक है, मर्सिडीज वाला साइन, गोला, चौकोर, ट्रायंगल, ठीक है, दुनिया भर का ये सब बनाते थे। मैं कहे भैया ये सब बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, याद करना पड़ेगा। तो IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक संघ है, ठीक है। तो इन्होंने एक अपना रूल दिया कि भैया ऐसे ऐसे करो और आराम से इत्मीनान से जो है एटम का सिंबल निकाल लो। एलिमेंट का सिंबल हम लोग कैसे लिखते हैं कि
हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट लेटर लिखेंगे नहीं, बता देंगे फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है, नेक्स्ट जो लेटर होता है वो हमारा स्मॉल होता है। ठीक, फर्स्ट लेटर मतलब यार अगर जरूरी नहीं कि दो लेटर हो ही, जैसे हाइड्रोजन में तो एच से ही रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम में लेकिन कैपिटल एच फिर उसके बाद स्मॉल ई। नेक्स्ट लेटर जो होता है छोटा वाला स्मॉल लेटर, वो जरूरी नहीं है कि सेकंड ही हो, ठीक, थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ कुछ सिंबल्स की। तो जैसे हाइड्रोजन का तो हमारा होता है क्या, हाइड्रोजन का सिंबल होता है एच, कैपिटल एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम क्या होता है सर, हीलियम को कैपिटल एच फिर स्मॉल ई से करते हैं। ऐसे ही लिथियम को एल आई से करते हैं, एल आई, ठीक, लिथियम। बेरिलियम को कैसे करते हैं, कैपिटल बी स्मॉल ई, बेरिलियम। बोरॉन को सिर्फ कैपिटल बी करते हैं, लिथियम बेरिलियम। कार्बन को सी, नाइट्रोजन को एन, ऑक्सीजन को ओ, ठीक है। तो ये एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक, एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन और ये सब। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन को एफ से करते हैं। नियॉन हमारा नोबल गैस होता है कैपिटल एन। अब एन यार यूज हो चुका है ना, तो एन फिर स्मॉल ई लगा देते हैं, ठीक। तो ये तो हमारे हुए जो नाम से ही डायरेक्ट मतलब डिराइव हो गए। कुछ और भी ऐसे सिंबल्स हैं जो हमारे लैटिन नेम से डिराइव हुए हैं, ठीक, तो उनको भी आओ एक बार देखते हैं। जैसे हमारा सोडियम है, होता तो यार सोडियम है, SODIUM, लेकिन हम लोग इसका जो सिंबल लिखते हैं वो Na लिखते हैं, कैपिटल N और स्मॉल a, ठीक, कैपिटल N और स्मॉल a। क्यों, क्योंकि ये नेट्रियम जो इसका लैटिन नेम है वो वहां से आया है, ठीक है, नेट्रियम। ऐसे ही हमारा पोटेशियम होता है, पोटेशियम वो क्या होता है, हम उसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा होता है कैलियम, ठीक, कैलियम। आयरन होता है, आयरन लोहा, ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल में F स्मॉल में E, ठीक। फेरम होता है, इसका लैटिन नेम होता है फेरम, फेरम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं लैटिन नेम। और भी होते हैं, जैसे मरकरी भी होता है तो उसको हम Hg से करते हैं, हाइग्रोसरम कुछ ऐसे करके होता है कुछ, ठीक है, इतना नहीं समझना। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। अब सोडियम के बाद मैग्नीशियम होता है Mg, सोडियम मैग्नीशियम। एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस कैपिटल P, सल्फर कैपिटल S, सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर Ar। पोटेशियम को हमने बता दिया, कैल्शियम Ca होता है, ठीक है। तो यार कोबाल्ट होता है ऐसे। तो इतना चीज हमको पता होना चाहिए कि हम एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक। जैसे ऑस्मियम होता है वो OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, O कैपिटल स्मॉल s। एक हमारा होता है टंगस्टन, टंगस्टन जो है W से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जो है ग्रीक लेटर्स, ग्रीक इसका कुछ मीनिंग है तो उससे आया है टंगस्टन, W। टंगस्टन की तार जो नहीं येलो वाला बल्ब आता था उसमें टंगस्टन की तार यूज होती है। तो टंगस्टन की एक प्रॉपर्टी अभी से ही बता दे रहे हैं, ये 11th में पीरियोडिक टेबल में बताते हैं, लेकिन अभी से ही बता दे रहे हैं कि इसका जो होता है ना बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जल्दी से पिघलता नहीं है, बहुत मतलब नहीं एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में पिघलता है, तो इसीलिए इसको बल्ब में यूज करते थे। और तो यही सब केमिकल सिंबल्स हैं, और भी होते हैं आपने देखे होंगे, जैसे कि ऑरम होता है। हाँ, दो और बता दें कि AU जो होता है वो होता है हमारा गोल्ड, ठीक, और इसका लैटिन नेम होता है ऑरम। तो ये ऑरम से आया, ऑरा नहीं, ऑरम। और हमारा जो सिल्वर होता है वो होता है AG, AG लोजी स्नोजी, सिल्वर, SILVER। और इसका जो नाम होता है वो होता है अर्जेंटम। वैसे ही पूछता नहीं है बट ठीक है, पता होना चाहिए। ऑरम से AU आया है। अब AU क्या है, गोल्ड, गोल्ड महंगा होता है, गोल्ड का एक ऑरा होता है। तो ऐसे याद रखना भैया कि AU और AG में, क्योंकि हमको कंफ्यूजन होती थी पहले कि AU और AG में यार सिल्वर गोल्ड कौन कौन सा है, तो ऑरम और अर्जेंटम, ठीक। तो ये सब हमारे केमिकल सिंबल्स हैं, और भी होते हैं, तो आगे आगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो इतना नोट कर लो, ये तो नोट कर ही लीजिए आप। आपने अक्सर पीरियोडिक टेबल में यार ये देखा होगा कि हमारे पास जो केमिकल सिंबल्स लिखे होते हैं ना, जो H है, HE है, या फिर Ca है, Al है,
तो उसके ऊपर और नीचे कुछ कुछ नंबर लिखा रहता है, ठीक। तो हम मान लो सिंबल को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी हो सकता है, और इसके नीचे जो लिखा रहता है वो हमारा होता है जेड। जेड यानी कि होता है हमारा क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक। जेड हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये हमारा होता है जेड, एटॉमिक नंबर। तो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा है, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं नीचे, और ऊपर जो लिखा होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में हमारा जो है मास नंबर लिखा रहता है। तो हमारा एटॉमिक नंबर सर होता क्या है, एटॉमिक नंबर बस कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, उनको हम एटॉमिक नंबर से अब यार, अब बैठ के हम मान लो कोई आपको दे दिया एलिमेंट, कोई भी रैंडम कुछ भी दे दिया, ठीक। अगर हमको उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम उसको बैठ के यार सर्च तो करेंगे नहीं, कि तो भाई बेवकूफी वाली बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन बताओ, हम एकदम देख रहे हैं भैया इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं। तो इसलिए हमको एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया जाता है, ताकि उस एलिमेंट के बारे में हमारे पास जानकारी हो कि उसमें कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। उस हिसाब से हम आगे की जो रिएक्शंस हैं, उसका जो कैलकुलेशंस है, सब चीज कर सकें, ठीक। तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, ठीक। एक और इंफॉर्मेशन याद रखना कि इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम मतलब क्या हुआ कि जिसमें कोई चार्ज वगैरह ना हो, यानी कि वो आयंस ना हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक। ये सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए है, अगर आयन आ जाएगा तो तब बराबर नहीं होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं ए के बारे में। ए क्या है सर, ए हमारा होता है मास नंबर, ठीक। एटॉमिक मास अलग चीज है, मास नंबर अलग चीज है। ये जब हम क्लास 9th में थे तो यार हमको कंफ्यूजन होती थी, यार एटॉमिक मास है कि मास नंबर है। तो ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है वो हमारा जो है फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, बट मास नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, ठीक। तो ध्यान रखना, ये हमारा जो है वो है हमारा मास नंबर, और ये होता क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। हमको एटॉमिक नंबर सी पता चल गया कि भैया प्रोटॉन कितने हैं, और हमको सर ये पता है कि न्यूट्रल एटम कोई भी होगा उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। मास नंबर से हमको ये पता चल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के कितने हैं, ठीक। तो हम अगर इसमें से प्रोटॉन हटा दे, यानी कि एटॉमिक नंबर जितनी वैल्यू होगी उसको अगर हटा दे, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आ जाएगा, और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू आ गई कि कितने कितने हैं, ठीक। तो नंबर प्रोटॉन और नंबर न्यूट्रॉन दोनों को हम लोग साथ में अगर बोलते हैं तो कलेक्टिवली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इनको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जब कंबाइंड बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो आई होप इतना समझ गए होंगे कि हम केमिकल सिंबल को, अच्छा Z जो है ये लेफ्ट में राइट में कहीं में भी हो कोई दिक्कत नहीं, A जो है लेफ्ट में राइट में कहीं पे भी हो कोई दिक्कत नहीं, बट A हमेशा ऊपर रहेगा और Z नीचे रहेगा। जैसे A to Z हमारी अल्फाबेट होती है, तो ABCDEFG तो Z तक वैसे ही याद रखना कि A ऊपर Z नीचे, ठीक। आसमान ऊपर जमीन नीचे सही यार, तुरंत एकदम अभी हिट किया ये चीज कि आसमान ऊपर, आज मैं आसमान, जमीन है नीचे, ठीक। तो ये एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मास, अरे सॉरी मास नंबर के बारे में चर्चा हो गई कि क्या कैसे होता है, सिंबल्स को हमने देख लिया है। अब इसको कर लो नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यार कुछ एग्जांपल्स के साथ फिर इसको और बढ़िया पक्का करते हैं कि हमारे पास भैया लिखा हुआ है H, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये H है हाइड्रोजन, और इसमें भैया हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रॉन जो है 0 है। क्यों सर, क्योंकि हम अगर मास नंबर से अगर हम एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मास नंबर ही हमारा 1 है, एटॉमिक नंबर भी हमारा 1 है, तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को हमने स्मॉल है ना ऐसे कर दिया है। तो न्यूट्रॉन जो है जीरो होता है, तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जहां पे न्यूट्रॉन जीरो होता है। तो आपके एग्जाम्स में, छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जहां पे न्यूट्रॉन जीरो होता है भाई, है? तो आपको बताना पड़ेगा कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जहां पे न्यूट्रॉन जीरो होता है, ठीक। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लो यार कार्बन की, ठीक। कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, छोटा से यहाँ लिखेंगे 6 और लिखेंगे यहाँ पे क्या 12, ठीक। हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, नहीं पहले हम प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो हमारा क्या होता है, Z के बराबर, ठीक। Z हमारा क्या है 6, तो हमारे प्रोटॉन कितने हैं इसमें 6, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, ठीक। अभी न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, वो आयंस में हम देखेंगे कैसे होता है। तो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या हो जाएगा 6, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 12 में से हम 6 को माइनस कर दें, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो हमारा हो जाएगा 6, ठीक। हाइड्रोजन की बात हो गई, कार्बन की बात हो गई, और बात करते हैं मान लो ऑक्सीजन की, और बात करते हैं, ठीक। ऑक्सीजन है हमारे पास, नीचे लिखा रहेगा 8, यहाँ पे लिखा रहता है 16। प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, प्रोटॉन भी कितने हैं 8, क्योंकि न्यूट्रल है तो दोनों बराबर होंगे। और न्यूट्रॉन कितने हैं 16 में से 8 हटाओगे तो 8। तो ये हमारी बात हो गई ऑक्सीजन के बारे में, ठीक। नाइट्रोजन के बारे में बात कर ले, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको यार थोड़ा सा हम रुक जाओ, थोड़ा सा रेड पेन मेरी कहाँ गई, लेट मी टेक माय रेड पेन, ओके आई हैव, ओके या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लोज इन द बॉक्स, थोड़ा सा बढ़िया दिखे यार, बढ़िया थोड़ा सा है कि नहीं, ऐसे डिब्बे में बंद कर दें, डिब्बा है डिब्बा, अंकल का टीवी डिब्बा। ये हमारा कार्बन हो गया, ये हमारे हाइड्रोजन चाचा हो गए, हाइड्रोजन चाचा को हम बंद कर देते हैं इसमें ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, ठीक। ये हमारी ऑक्सीजन चाची हो गई, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ठीक। नाइट्रोजन को ही बंद कर देते हैं, नाइट्रोजन का पहले लिख देते हैं कि भैया ऐसे, थोड़ा सा सुंदर लिखे यार, मतलब खिचड़ी पक गई। नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर हमारा 7 होता है, और मास नंबर जो होता है वो हमारा 14 होता है, 14, ठीक। तो हमारा प्रोटॉन क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 7, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 7 क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हटा दो, 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, ठीक। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, कोई भी हमें दिया हो रैंडमली, ठीक। मान लो यार अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यार सोडियम का। एक सोडियम क्या होता है सर 11 मास एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता है 23, क्या होता है 23, ठीक है, हाँ जी। इसको हम डिब्बे में पहले कर देते हैं बंद, तो बंद कर दो डिब्बे में, बंद कर दो डिब्बे में, ठीक है। तो बात करें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सर वो तो सर 11 है, प्रोटॉन कितने हैं वो सर 11 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 23 में से 11 हटाएंगे तो 12 आएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है भैया क्या न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो आंसर होगा हाँ सर, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। पूछा जाए आपसे कि न्यूट्रल एटम में क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या तीनों बराबर होते हैं, तो कह देना नहीं भैया, हमारे पास सोडियम एक ऐसा, मतलब सोडियम जैसे और भी हैं, तो एग्जांपल के लिए सोडियम में देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बराबर है लेकिन न्यूट्रॉन भैया बराबर नहीं है, न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, ठीक है। क्या हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट भी है जहां पे न्यूट्रॉन जीरो हो, तो हाँ सर हाइड्रोजन है, ठीक। क्या हमारे पास ऐसा भी कोई एलिमेंट है जहां पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों बराबर हो, तो हाँ सर वो है। ऑलवेज अगर लिखा होगा तो भैया कह देना नहीं, बाकी ठीक है, कहीं हो भी सकता है कहीं नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे हमारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, उसमें हमको यार एटॉमिक नंबर दिया होगा, मास नंबर दिया होगा, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लो, जल्दी से जल्दी करना। हम मूव करते हैं हम लोग पार्टिकल के थर्ड टाइप के। थर्ड टाइप हमारा क्या है, आयंस। तो हमने एटम को समझ लिया, मॉलिक्यूल को समझ लिया, उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया, ठीक। तो हम लोग आयंस के बारे में बात करते हैं। तो आयंस क्या होता है कि
अगर कोई भी न्यूट्रल एटम हमारे पास दिया है, एटम हमारा न्यूट्रल है, ठीक, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हुआ है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर दें, घटा दें या बढ़ा दें, तो हमारा क्या बन जाता है? आयंस। आयंस सर बनते क्यों हैं? क्योंकि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक। तो आयंस में हम क्या लिख सकते हैं कि गेन और लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रॉम न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल, ठीक। किसी भी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल से हम इलेक्ट्रॉन का घटा बढ़ा दें तो वो हमारा हो जाता है, आयंस बन जाता है। तो इसमें भी पॉली एटॉमिक आयन भी होते हैं और मोनो एटॉमिक आयन भी होते हैं। मोनो एटॉमिक मतलब क्या हुआ? एक होगा, पॉली मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा एटम्स होंगे, ठीक। तो हमारे क्या होंगे? मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक जिसमें एक एटम प्रेजेंट हो। पॉली एटॉमिक क्या हो जाएगा? जिसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो। ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक। दूसरी टाइप का क्या वो का मतलब क्लासिफिकेशन होता है? एक होता है सर कैटायंस, ठीक। कैटायंस क्या होता है इसको हम समझते हैं कि कैटायंस जो होता है कि अगर कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को कर देता है लूज, ठीक, उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी उसने उधार दे दिया किसी को, लो बड़ा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तुमको जरूरत है इलेक्ट्रॉन ले जाओ। अब उसने दिया है तो उसको बढ़िया लग रहा है, फील गुड हो रहा है, तो उस पे आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो मान लो ए कोई एलिमेंट है, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया और ये बन गया ए। जितना इलेक्ट्रॉन इसने दिया है उतना उस पर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, प्लस भी लिख सकते हो या 1+ भी लिख सकते हैं। ये होता है हमारा कैटायन, ये हमारा कैटायन। तो अब कैटायन में क्या है कि कैटायन हो या एनायन हो, उसमें इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन होगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हमारे जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं सर, इतना तो हम समझ गए हैं अब। तो इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन होगा, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वही घटे बढ़ेगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो जो ए में था वही A+ में भी होगा, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर है ना, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं सर एनायन के बारे में। किसके बारे में भैया? एनायन। एनायन क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन या मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उधार ले रहा है, ठीक, तो उसपे क्या आ जाता है? उधार जब लेते हैं हम, लोन लेते हैं, तो यार ऋण नहीं, एक कर्जा चढ़ जाता है। तो वैसा ही कुछ है कि एनायन भी भैया मान लो कोई एटम है, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसमें हम क्या करेंगे? प्लस, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ रहे हैं इसपे। अभी इलेक्ट्रॉन कहीं से आया होगा, तो इस पे क्या हो जाएगा? बी पे क्या है? एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या दिखा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, ठीक। ए पे कितना हुआ है और बी पे कितना हुआ है। बी ने क्या किया है? लिया है, तो इसलिए खोपड़ी पे नेगेटिव है, ऋण आ गया। ए ने दिया है भैया, पॉजिटिव है, दान वान देता रहता है, दान दक्षिणा करता रहता है, तो इस पे पॉजिटिव आया है। तो आई होप कैटायन एनायन मतलब आप समझ गए होंगे। अब आप एग्जांपल ले लो भैया, Fe है आयरन, इसके पास ऊपर है 2+, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कुछ होंगे, उसमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान दे दिया, तो ये क्या हो गया? कैटायन है, ठीक। अब इसमें मान लो हम क्लोरीन है, क्लोरीन पे है नेगेटिव, ये क्या होगा? एनायन होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव है, ठीक। और मान लो अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन क्या है? ये दोनों देखो मोनो एटॉमिक है, क्योंकि दोनों एक ही एक एटम है, एक में आयरन है एक में क्लोरीन। ये क्या है? पॉली एटॉमिक अमोनियम। और इस पे क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉली एटॉमिक भी है और कैटायन है। इसमें हम अभी तो कैटायन लिख देते हैं, ये कैटायन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है सर? कार्बोनेट एक होता है, कार्बोनेट में क्या है? -2, -2 नहीं, 2- लिखते हैं, ठीक, 2-। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? एनायन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक। और क्या हो सकता है? और भी बहुत है एग्जांपल्स। ये हमारा सल्फेट होता है, सल्फेट, ठीक। सल्फेट में 2- है ओवरऑल, तो ये हमारा क्या? एनायन है, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है। और तो ऐसे ही कैटायन और एनायन का मतलब समझ गए होंगे। मोनो एटॉमिक मतलब क्या हुआ कि एक ही एटम हो, ठीक।
जैसे ये भी मोनोटॉमिक है, Fe2+ भी मोनोटॉमिक हो सकता है, Fe3+ भी मोनोटॉमिक, Cl- भी Br पे माइनस अगर है तो वो भी मोनोटॉमिक हुआ, ठीक। H पे माइनस है या H पे प्लस है तो वो भी मोनोटॉमिक हुआ। पॉलीटॉमिक क्या हुआ कि ये हमारे NH4+ है, CO3 2-, ये सब हमारे पॉलीएटॉमिक हुए, ठीक। तो इसी से आगे जो है फॉर्मूला वगैरह भी बनता है कैसे क्या होता है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग आयंस में इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन देखते हैं, क्योंकि अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो जो न्यूट्रल एटम में होता है वही आयंस में भी होगा, चाहे वो कैटायन हो, एनायन हो, चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का थोड़ी ना लेन देन हो रहा है, ये तो सर हम समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग छोटा सा कुछ भी ले लेते हैं, मान लो यार हाइड्रोजन है, सबसे पहला हम लोग लेते हैं भैया हाइड्रोजन है, ठीक। और हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया उसने, और वो H है, उस पर क्या आएगा सर, पॉजिटिव, ठीक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया। एक केस है कि एक H है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले लिया, ठीक, H पे आ जाएगा नेगेटिव। अगर हम बात करें प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की नहीं बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन इसमें क्या होता है, प्रोटॉन अभी हमने देखा सर 1 होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है 0 होता है, इसमें भी वही होगा, प्रोटॉन क्या होगा 1 होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा 0 हो गया। इसमें भी क्या होगा, प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा 0 होगा, इसमें भी क्या होगा, प्रोटॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन क्या होगा 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल हो और चार्ज उससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो हाइड्रोजन में हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ पे 1 लिखा रहता है, यहाँ पे 1 लिखा रहता है, ठीक, ये हमारा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर 1 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे बराबर होंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है 1 हो जाएगा। अब आयन के बारे में बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन इसने अगर लूज कर दिया, इस पे आ गया +1, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं तो जूम करके देख लेना भैया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से ले लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के संख्या पे जो है कुछ चेंज आ गया है। ऐसे ही हम बात करें, मान लो यार आयरन है Fe, ठीक, हम अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। आयरन में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है 26, ठीक। अब ये Fe से Fe पे +2 आ गया मान लो, तो अब क्या किया इसने, प्लस है तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, +2 है, 2 मतलब क्या हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। अब 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो इसमें क्या कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें सर 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक। अब मान लो Fe है, इसने मान लो Fe3+ बना दिया, Fe2+ बनाया था यहाँ पे, वहां पे Fe3+ बना दिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर क्या हो जाएगा 23। अब हम और मान ले हैं, चलो कुछ एग्जांपल और, सोडियम है, सोडियम में सर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी हमने देखा कितने होते हैं बताओ, सोडियम में कितने, अरे 11 होते हैं भैया, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब ये बन गया क्या, सोडियम प्लस, इसने क्या किया, 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। अब एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 11 में से एक गया तो 10 होता है क्या, हाँ सर आजकल तो 10 होता है। ये तो हमारे रहे कि इलेक्ट्रॉन इसने सबने दिया है, ये, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आती है, मान लो यार कोई क्लोरीन आ गया, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन है 17, अब इस पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो 17 नेगेटिव मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर एक ऋण आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो 17 से क्या हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्लोरीन का एग्जाम्पल। और मान लो सल्फर है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होगा वही उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है
तो याद करो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर हमारा 16 होता है, तो 16 ही इलेक्ट्रॉन होगा। और जिसको भैया एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो 1 से 30 तक यार याद कर लो, बहुत जरूरी है। ठीक, अब ये क्या बन गया, S पे -2। इन सब का पता है नाम भी होता है, S के -2 को बोलते हैं हम लोग सल्फाइड। Cl पे माइनस होता है तो क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पे -2 आ रहा है, वहां पे -1 आ रहा है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग अगले लेक्चर में भी देखेंगे कि यहाँ पे -2 आ रहा है, वहां पे -1 आ रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इन लोग उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। ऐसा नहीं मन उठाया, जो भी कितना भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी तो 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है तो 16 पे 2 क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना। तो इसके बाद अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन्स के नाम से नहीं घबराना, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, समझो 1 रुपया है, इसके बाद 16 रुपया थे, इसने 2 रुपए कहीं से उधार ले लिए तो इसके बाद 18 रुपया हो गए। ठीक, तो ऐसे ही हमारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एक मान लो कि फॉस्फोरस है। ठीक, फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉस्फोरस में सिर्फ 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉस्फोरस ने मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 में हम 3 ऐड कर देंगे क्योंकि इसने लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 18। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉस्फाइड। ठीक, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भी कि फॉस्फाइड क्या है, क्लोराइड क्या है, ऑक्साइड क्या है, नाइट्राइड, कार्बाइड, और इनकी हेल्प से हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। कोई भी होगा, दुनिया जहां कहीं भी फॉर्मूला होगा हम बना देंगे। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में ये समझ में आया होगा, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, उनका क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन समझ में आई होगी कि आपको अगर एनायन दिया है, कैटायन दिया है, या कोई भी न्यूट्रल एटम दिया है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और नॉलेज को गेन करेंगे, बूस्टअप करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय।